नीतीश कुमार ने अभी से गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। इसका मतलब है कि नीतीश बाबू की चिट्ठी, जो नीतीश बाबू हैं वो भी चिट्ठी की शक्ल में बीजेपी पर वार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कर्नाटक के बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान का आयोजन हुआ है। ये रैली का आयोजन हुआ है और इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। खड़गे जी ने आज बापू की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही बताया है कि बीजेपी के कारण किस तरह संविधान के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में कई पार्टियों की सरकार रही, लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब का अपमान कर सके। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसके नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें आजादी 1947 में नहीं मिली बल्कि 22 जनवरी 2024 को मिली। किसी ने नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे और बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान करेंगे और ऐसे मसीहा का संसद में अपमान होगा। ये बात कह रही थी आज प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी पर कई तीखे हमले किए हैं। अडानी के लिए मोदी सरकार के पक्षपाती रवैये से लेकर किसानों, छात्रों, पिछड़ों के उत्पीड़न पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा है। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जब हम संसद में कहते हैं कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है, जांच की जाए, तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अडानी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी जिससे बिजली के बिल बढ़ाए जा सके। आज देश का किसान संकटों से घिरा हुआ है, उसे हर चीज में जीएसटी भरनी पड़ती है। वो 1-1 लाख रुपए के कर्ज के कारण अपनी जान देने को मजबूर है। दूसरी तरफ मोदी सरकार उद्योगपतियों का 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देती है। यह संविधान के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या दावा कर रही हैं प्रियंका गांधी। सुनिए। मेरे भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತೆ। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪಕ್ಷದವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಡಿಸಂತ, ಕರೆದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಂತದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ನಡ್ಕ ಇದೆ, ಭಯ ಇದೆ। और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಡಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे। ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಇಡಿ ಐಟಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕವ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗವ್ರೆ। ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೂರಾರು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೆದರಂತ ಗಂಡಲ್ಲ। न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है।
डरने और कांपने की नहीं है। ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರಂತ ಜಾಯಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ. आवाज तो ये आप सुन रहे थे सीधे सीधे प्रियंका गांधी को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां सीधे राहुल गांधी और हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरेंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी बात और साथ साथ बात कर रही थी यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की, और सीधा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर, सीधा हमला अमित शाह पे और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो बातें हुई उन सब पे यहां सीधा हमला करते हुए प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी। वहीं आज राहुल गांधी ने फिर एक वीडियो जारी किया है और जिसे देखकर बीजेपी परेशान हो गई होगी। यूट्यूब पर जारी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के गरीब युवाओं का अधिकार छीनने और उनके हुनर और सपनों को दबाने का हथियार है। हर बीजेपी शासित प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसके ऊपर से अपने हक की आवाज उठाते युवाओं पर बर्बरता के साथ अन्याय कर उनके विरोध को कुचला जाता है। ये बातें यहां कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से। आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ा इस वीडियो को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा क्या हुआ। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। एक सोनू कुमार थे जिन्होंने बीपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से प्रदर्शन किए थे। साइड कर लिया। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है, जोक बना दिया है। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके। सर बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी, जबकि सर मेरे पास 28 सेंटरों का लिस्ट है, इसमें 22 और दे दीजिए। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है विथ एडमिट कार्ड। ये कहाँ का है? ये गुजरात, वही है गुजरात वाला। ये सर ये जब पहले बहुत सारे केस हैं सर, इन पे बहुत सारा 400 करोड़ का एलिगेशन है सर SC/ST मामले में। सर ये पूरा का पूरा मामला जो है संवैधानिक क्राइसिस का है, संवैधानिक बिल्कुल। संविधान यात्रा पे आप लगातार सिस्टम कोलैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। हमारी 4 मांगे हैं। पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरे, प्रशासन डरे और विधायक डरे। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके तो सर एक स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं आएगा तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम लोग पर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो। तो ये देख रहे थे आप, राहुल गांधी ने इस वीडियो को आज जारी कर यहां साफ साफ बता दिया है कि बिहार में जो छात्र आंदोलित हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो आंदोलित हैं, वो क्यों आंदोलित हैं, उसके लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी 18 जनवरी को एक दिन के लिए पटना गए थे, आपको पता है, और वहां उन्होंने गर्दनी बाग जाकर धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की थी। उससे पहले छात्रों का एक दल, ये अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो आपने देखा, और ये मिला राहुल गांधी से, ये दल जो है, और उसके बाद राहुल गांधी यहां से फिर गर्दनी बाग पहुंचे। चुनावी साल में राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले ही हलचल तेज हो गई थी और अब इस वीडियो से सरकार और घिर गई है। वहीं बीजेपी को घेरने का इंतजाम नीतीश कुमार ने भी कर दिया है, जो शुरुआत में मैं कह रहा था, जरा उसको और एलिबोरेट करते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को कैसे घेरा है और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें कैसे वो बढ़ा रहे हैं, वो भी बजट सत्र से पहले। आपको पता है कि 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, केंद्रीय बजट आना है, और उससे पहले नीतीश कुमार ने 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। लेकिन उससे पहले एक चीज और भी है, जो विधानसभा चुनाव है इस साल के अंत में,
जिसका ध्यान सबको है बिहार में। तो विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को विकास के लिए 32 पन्नों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें नीतीश कुमार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी है, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खास ध्यान देने की बात कही है और साथ ही हवाई अड्डों के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया है। इस लंबे चौड़े खत से नीतीश बाबू ने जाहिर कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे का वादा बीजेपी पूरा नहीं करेगी तो जनता के बीच इसका सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी की सरकार पर यानी बीजेपी के सिर पर ही फोड़ा जाएगा। यानी नीतीश ने पहले ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है और लालू जी की तरफ से भी दरवाजे खुले हैं। उधर जीतन राम मांझी ने आज फिर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। आइए पहले मांझी जी को सुनते हैं। आज मुंगेर में थे और क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, जब नीतीश बाबू ने उनको बनाया था, और अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कल से वो हमलावर हो गए हैं अपनी ही सरकार पे, यानी संगठन जो एनडीए का है उस पे क्यों हमलावर है। यहां जीतन राम मांझी, उसको पहले सुन लीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं। हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल लाभ भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5। तो सुन रहे थे आप, कह रहे लगता है हमको कैबिनेट छोड़ना होगा, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं, भय बिन होत ना प्रीत कह रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं, ये जीतन राम मांझी हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि राहुल और प्रियंका के दोहरे वार और नीतीश की चिट्ठी के साथ साथ जीतन राम मांझी के प्रहार से कैसे खुद को बीजेपी बचाएगी, कैसे नीतीश बाबू की चिट्ठी ने टेंशन बढ़ा दी है, कैसे इन बयानों से, खासकर जीतन राम मांझी के जो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट में हैं और कह रहे हैं कि कैबिनेट लगता है कि हमें छोड़ना पड़ेगा। और उधर प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे, तो चौतरफा कैसे बीजेपी घिरी है खुद को। एनडीए के साथ हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे हम हो, चाहे रालोसपा हो, सब चट्टान की तरह से खड़ा है एक होकर के, और 2025 में जो 2025 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है उसको बहुत आसानी से एनडीए के साथ हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे हम हो, चाहे रालोसपा हो, सब चट्टान की तरह से खड़ा है एक होकर के, और 2025 में जो 2025 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है उसको बहुत आसानी से पार। बता दें कि केंद्र मंत्री ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी को 40 सीटें मिलनी चाहिए, जिन पर वे पहले से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा में उन्हें ताकत मिलती है तो वे अपने पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को भी फिर से लागू करेंगे। एक बार देख रहे होंगे आप लोग कि एनडीए में समन्वय बन गया है, सभी लोग मिल करके एक साथ मिल करके विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय बैठकें हो रही है। और हम लोग का जहाँ तक सवाल है, घर में हम हैं, परिवार हमारा है, हम अपना हक मांगेंगे, लेकिन हम आपसे नहीं कहेंगे। ऐसे हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हमको 40 सीट मिलना चाहिए। तो कार्यकर्ता फ्री हैं काम बात करके बोलने का। हम अभी नहीं वैसा बोल सकते हैं कि हमको कितना सीट चाहिए। वैसे हम अपने कार्यक्रमों में जरूर कहते हैं कि हमको
अगर ताकत मिले विधानसभा में तो जो मुख्यमंत्री काल में जितनी योजनाओं को हमने शुरू किया था वो योजनाएं को लागू करेंगे। अब उसमें विशेष बात कल आप देखेंगे कि जमालपुर के बैठक में सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो इसमें कहीं कोई किसी से विरोध की बात नहीं, अपने हक मांगने की बात है। और परिवार में जो हक नहीं मांगेंगे, भाई से हम अपना रोटी की बात नहीं करेंगे तो क्या हम राजद के लोगों से बात करेंगे? तो इसलिए कोई भी क्षमता नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं। जो भी सीट तय किया जाएगा एनडीए का, उस पर सभी पार्टनर लोग लड़ेंगे। सीट के पहले चाहे जो कीड़ा घिरती हो, वो कहेंगे हमको इतना चाहिए, वो कहेंगे उतना चाहिए। हमारे लोग भी कह रहे हैं कि 40 सीट होना चाहिए, लेकिन ये सब बात की बात है। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो अपनी सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। हम नहीं मांगेंगे, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या बड़ा खेला होने वाला है? सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबर पर अभी अभी विराम लगा ही था कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पाला बदलने की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस के पाला बदलने के बीच अब मांझी की भी पाला बदलने की खबरें राजनीतिक गलियारे में उड़ने लगी है। खास बात यह है कि अगर आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से यह अफवाह उठती तो समझा जा सकता था, लेकिन जीतन राम मांझी ने खुद इसको हवा देना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी का एहसान जीतन राम मांझी भूलने वाले हैं? बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर के बीच विधानसभा के चुनाव होने की आशंका है, लेकिन चुनावों से पहले एनडीए में दबाव की राजनीति मांझी ने शुरू कर दी है। मांझी इस बात से नाराज हैं कि एलजेपी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनको कम तवज्जो मिलता है। वह बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी उन्हें दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं दिया, जबकि वह भी एनडीए में है। मांझी मीडिया में आकर लगातार बोल रहे हैं। नीतीश के बाद अब मांझी को लेकर राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी को पिछले साल एक सांसद होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया। जीतन राम मांझी अब बोल रहे हैं कि लगता है मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में क्या मांझी केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं? जीतन राम मांझी ने मंगलवार को एक बार फिर से मुंगेर में कैबिनेट से इस्तीफा देने की बात बोलकर राजनीति गरमा दिया है। मांझी बार बार बोल रहे हैं कि वह भी ताकत दिखाना चाहते हैं, इससे एनडीए को ही फायदा होगा। बिहार के मुंगेर में जीतन राम मांझी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा खुले मंच से बीजेपी को धमकाया। उन्होंने सीधा कहा है कि क्या मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। क्या जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे? वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम करना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले सिर्फ काम की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था 5 डिसमिल जमीन हम देंगे। तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे?